गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी आवाज आ रही है सब किसी को? क्लियर है? बोलो बच्चे एक बार, आप लोग सब लोग क्लियर है? आवाज आ रही है सब किसी को मेरी? बोलो बच्चों, क्या मेरी आवाज सब किसी को आ रही है? ओके, वेरी गुड। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बातचीत किया था और हम लोग बातचीत कर रहे थे सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। याद होगा आप लोगों को, है कि नहीं? तो हम लोगों ने देखा था एक सॉल्यूशन था आइसोटोनिक। याद आ रहा है कि नहीं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोल रहे थे बच्चों? जिसमें या तो कंसंट्रेशन सेम हो, कब सेम हो कंसंट्रेशन? एट सेम टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं? टेम्परेचर दोनों का सेम हो और कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो तो क्या बोलेंगे उसको? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। हाँ या ना? तो जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो क्यों ऑस्मोसिस होगा? क्लियर है कि नहीं? तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक, इसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है और एक और सॉल्यूशन है, ठीक है कि नहीं, और इसका भी कंसंट्रेशन क्या है? 0.2 मोलर है। क्लियर? तो जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है और तब इन लोगों को एक साथ रखेंगे बच्चों, एक साथ रखेंगे इनको, तो दोनों का सेम होने के कारण से क्या होगा? कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे हम लोग? नो ऑस्मोसिस। कब कब होता है ऑस्मोसिस बताओ? जब एक का ज्यादा एक का कम होता, तो कम वाले से ज्यादा वाले की तरफ ऑस्मोसिस होता। मान लो कि इसका 0.1 होता, ठीक, 1 होता और ये 0.3 होता, तो क्या होता? 0.1 और ये 0.3, तो 0.1 से 0.3 की तरफ ये जाना स्टार्ट हो जाता। ठीक है कि नहीं? तो क्या बोलते इसको हम लोग? इसको क्या बोलते बता दो बच्चों? इसको बोलते ऑस्मोसिस हो रहा है। और जब इसमें प्रेशर अप्लाई करते और जब ये रुक जाता तो उस प्रेशर को क्या बोलते हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात सब किसी को? बोलो बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड। तो अब जो है दूसरा जो सॉल्यूशन है वो टाइप है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एक को बोलते हैं हाइपरटोनिक तो दूसरे को बोलेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है कि नहीं? क्या बोलेंगे? एक को हाइपरटोनिक, दूसरे को हाइपोटोनिक। ठीक है बच्चों? तो जो नेक्स्ट है सेकेंड वाला वो है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे? ध्यान देना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द solution with higher concentration at given temperature। ठीक? और बच्चा हाइपोटोनिक किसको बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? द सॉल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हाइपोटोनिक। जैसे मान लो आपके पास ये जो है सॉल्यूशन, ध्यान देना है, आपके पास ध्यान दीजिए आप लोग, ये है ऑस्मोसिस वाला सिस्टम हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एसपीएम से डिवाइड भी कर देते हैं फिलहाल, ताकि अंडरस्टैंडिंग समझ में आए, सब किसी को समझ में आए अच्छे से। यहां पे एक सॉल्यूशन है बच्चों, क्लियर? और यहां पे एक सॉल्यूशन है,
इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बच्चा 0.1 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है, C1, और ये मान लेते हैं है C2। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि C2 क्या है, ग्रेटर देन C1 है। क्लियर है? तो जिसका कंसंट्रेशन बच्चा ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। यानी कि इस सॉल्यूशन का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? और इसको क्या बोलोगे बच्चा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, टॉनिक नहीं, टोनिक। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है? जिसका कम उसको हाइपो, जिसका ज्यादा उसको हाइपर। होता है ना, हाइपर है सर, हाइपर हो गए मतलब कि सर ज्यादा, मतलब कि गर्म हो गए हैं, गर्म का मतलब गुस्सा हो गया है। ठीक है? तो हाइपर का यूज होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है? तो हाइपरटोनिक का मतलब कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपो का मतलब कंसंट्रेशन कम है। तो कम वाले को हाइपो, ज्यादा वाले को हाइपर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? तो जल्दी से फटाफट इसको लिखो आप लोग, और लिख लिए हो तो डन लिखो। और तुरंत हम एक चीज और बताते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, मतलब कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में उस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से लिख करके बताओ, डन लिखो तो हम समझ जाएंगे कि हो गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया सब किसी को? हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया सब किसी को, हाँ या ना? बोलो बच्चों, समझ में आया? बोलिए आप लोग। आकांक्षा बच्चा समझ में आया ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, सब किसी को समझ में आया, अंकित को भी समझ में आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हैं बच्चे ध्यान देना है थोड़ा सा, क्या है कि एक चीज और जानना जरूरी है। ठीक है? इंपॉर्टेंट नोट, इसको हम मिटा देते हैं। इंपॉर्टेंट नोट किस बात के लिए है, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। इफ सॉल्यूशन आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर सॉल्यूशन जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे है तो किसे चेक करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो क्या बोलेंगे कि अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, ठीक, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 यानी कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसका कम है, तो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो है वो क्या होगा, वो होगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। क्लियर? और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटोनिक। क्लियर है कि नहीं? और यहीं पे अगर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो जाता तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बोलो आइसोटोनिक। समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा सा, ये नीट, जेई एडवांस और जेई मेन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात? बोलिए आप लोग।
आया समझ में बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा। ध्यान देना है, क्वेश्चन है एक ठो, टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक विथ ईच अदर। ठीक है, इफ फर्स्ट सॉल्यूशन if concentration of first solution is equal to 0.2 molar, then calculate concentration of second solution at सेम टेम्परेचर। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे सेकेंड सॉल्यूशन का बताना है क्या होगा कंसंट्रेशन। जल्दी से बच्चों, फास्ट, तुरंत आंसर चाहिए, फटाफट एकदम। कितना आएगा आंसर? बहुत डेंजर क्वेश्चन है, ध्यान देना है, बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये, अच्छे अच्छे बच्चे भी नहीं सॉल्व कर पाते। क्या आंसर आएगा बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा जल्दी से? अरे यार, आइसोटोनिक है और वो भी किस पे? सेम टेम्परेचर पे। तो आइसोटोनिक कंडीशन क्या होता है? कंडीशन फॉर आइसोटोनिक क्या है? C1 इज इक्वल टू C2। तो C1 कितना है? 0.2, तो C2 भी उतना ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि 0.2 मोलर ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना बच्चों? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आसान क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, ध्यान देना है। दो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक विथ ईच अदर इफ कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.2 मोलर, लेकिन मजा अब आने वाला है, ध्यान देना है। एट 300 केल्विन, देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन एट, मजा आएगा, ध्यान देना है, एट 600 केल्विन टेम्परेचर। जल्दी से बताइए, 300 पे 0.2 मोलर वाला फर्स्ट सॉल्यूशन है, सेकेंड वाला है 600 पे, तो कितना कंसंट्रेशन चाहिए आइसोटोनिक करने के लिए? जल्दी से, फास्ट, मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए फटाफट। 1 घंटे में नहीं, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर में आंसर चाहिए। जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी, फास्ट।
हो गया सॉल्व। अंकित यादव, हाँ कुछ बच्चों का तो आंसर लग रहा है सही आ रहा है, देखा जाए। देखो बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर, क्लियर है। तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, जब टेम्परेचर बच्चा अलग अलग हो जाता है तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 के शरण में जाना होता है। याद आ रहा है कि नहीं, अभी सिंपल नहीं रहा। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 लगाने का मतलब क्या है, ध्यान देना है। पाई 1 पाई इज इक्वल टू क्या है, याद करो, CRT। जस्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, पाई इज इक्वल टू CRT। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पाई 1 है ना, तो हम लोग बोलेंगे C1 R T1 इज इक्वल टू C2 R T2। R से R तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C1 इज इक्वल टू T1 और C2 इज इक्वल टू T2। C1 इज इक्वल टू T1 और C2 इज इक्वल टू T2। इसी को अप्लाई करना है। तो अगली बार से ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन आए पाई पे बेस्ड तो डायरेक्टली पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 करना है और उसके बाद तुरंत क्या लिखना है, C1 T1 इज इक्वल टू C2 T2। ठीक, हमें क्या चाहिए बच्चा, हमें चाहिए C2, यही तो नहीं पता। तो C2 इज इक्वल टू, एक मिनट, C2 इज इक्वल टू C1 T1 बाई T2। बस C1 कितना, C1 0.2, T1 कितना बच्चा, T1 कितना 300, T2 कितना 600। ठीक है, ये गया 3 से ये 2 और ये एकदम सही आंसर आया था बच्चे का, एकदम सही आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ में आया कि नहीं, आया समझ में कि नहीं क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, हाँ या ना, बोलो बच्चों, आया आप लोगों को समझ में, बोलिए आप लोग फटाफट जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसको आप लोग लिख लिए हो, जल्दी से बताओ, डन, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना है, लास्ट टॉपिक है एक तरीके से। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लियर। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। एबनॉर्मल से बात ही समझ में आ रहा है साफ साफ कि ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल, कुछ अजीब टाइप की चीज हो रही है। मतलब कि जो हम लोग बच्चा सोच के बैठे हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी थ्योरी से, यानी कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे पाई इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाले, CRT, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलरिटी की, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं हम लोग, RLVP इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम लोग, KB इंटू मोलरिटी कर रहे हैं। ये जो चीजें कर रहे हैं ये नॉर्मल है, ठीक, यानी हम लोग को कोई क्वेश्चन मिला, हम लोग ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो नॉर्मल जो बातचीत हो रही है वो नॉर्मल नहीं होकर क्या हो गया, अब एबनॉर्मल, यानी कि जो आप कैलकुलेट किए हो उससे जो एक्सपेरिमेंट का डाटा आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब क्यों एबनॉर्मलिटी आती है इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना है, ये उतना मुश्किल नहीं है, ये उस तरह का बहुत खतरनाक चीज नहीं है जो कहां पर चल रहा था, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है कि नहीं। ये काफी आसान है, ध्यान देना है कैसे आसान है। देखिए आप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चा सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर के ऊपर, और कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। अब एक बात सोचो, ध्यान से थोड़ा सोचना है, ध्यान से समझना है। अगर किसी कारणवश आपका जो सॉल्यूट है पानी में जाने के बाद, मान लो कि आपने 10 ठो सॉल्यूट लिया, 10 पीस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आपने सॉल्यूट लिया, कितना नंबर है उसका। इस बात पे नहीं कि काला है कि गोरा है कि नीला है कि पीला है, छोटा बड़ा, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब आप तो ले लिए 10 पे आपने अपना थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन ये जो गधा है, ये जो सॉल्यूट वाला है, ये क्या कर रहा है, जा करके पनिया में
ये 10 की जगह पर 20 हो जा रहा है, बढ़ गया, 10 की जगह पे 20 हो गया। अब आप कैलकुलेशन कर रहे थे 10 पे, ये जाके हो गया है ज्यादा, पानी में जाने के बाद 20 हो गया है, 20 हो गया है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आएगा वो तो इसके हिसाब से आएगा ना, आपके कॉपी पे आपने क्या सॉल्व किया उससे क्या मतलब, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट तो ये शो करेगा कि आए भाई वो तो 20 हो गया है, आया ना, जस्ट डबल। यानी कि अगर मान लो कि RLBP अगर आप 0.1 निकाल के लाते हो तो ये कितना बताएगा, ये 0.2 बताएगा, जस्ट डबल बता देगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि नंबर जस्ट डबल हो गया है। उल्टा 10 की जगह पर ये 5 हो जाएगा, जहां 5 अगर हो गया तो क्या होगा, अगर ये 5 हो गया तो क्या होगा, जो आप 0.1 निकाले थे उसका आधा हो गया नंबर, तो 0.05 हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा। यानी जो आप निकालोगे 0.1 उसका आधा, क्योंकि नंबर आधा हो गया है। तो एबनॉर्मल, अब बात समझ में आ रही होगी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब आएगा, जब कोई सॉल्यूट पानी में जाने के बाद, यानी कि लिक्विड में जाने के बाद अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर दे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब कि या तो डिसोसिएट हो जाए या तो एसोसिएट हो जाए। जैसे अगर आप पानी में बच्चा NaCl डालोगे तो पानी में NaCl अगर आप 1 मोल डालोगे तो पनिया में जाकर के टूट जाएगा, किसमें, Na+ में और Cl- में, 2 ठो अलग अलग आयन बन जाएंगे। और ये आयन नॉन वोलेटाइल आयन होते हैं, सॉलिड के आयन है ना, नॉन वोलेटाइल आयन होते हैं। अब ये 1 मोल की जगह पर क्या, 1 मोल Na मिल जाता है, 1 मोल Cl मिल जाता है, 2 चीज हो गया, हाँ या ना, एक ये जस्ट डबल हो गया है। आपने 1 मोल पे कैलकुलेशन किया, एक्सपेरिमेंट क्या बताएगा, 2 मोल पे, क्योंकि ये तो सच में 2 मोल हो चुका है, सच्चाई तो यही है ना कि 2 मोल हो चुका है। तो 2 मोल के हिसाब से आपको मिलेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से। आप कॉपी पे 1 मोल से निकाले, एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच नहीं कर रहा है, तो गड़बड़ी कहां पर आ रही है कि ये जो है डिसोसिएट कर गया है। क्लियर है कि नहीं, NaCl क्या कर गया है, डिसोसिएट। क्लियर। अब यहीं पे मान लो CaCl2 रहता, ये क्या करता, अगर इसका 1 मोल बच्चा आप लेते तो इसका 3 मोल बन जाता। कैसे 3 मोल, Ca 1 मोल और 2 ठो Cl- मिलता है यहां से, हाँ या ना। तो 1 मोल Ca का, 2 मोल Cl का, 3 मोल, तो जो आप निकालते उसे 3 गुना ज्यादा आंसर आता। सच वाला एक्सपेरिमेंट वाला डाटा बताता, अगर आप 1 निकालोगे तो 3 बताएगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब शो करेगा, ध्यान देना है। ध्यान दो आप लोग, थोड़ा ध्यान समझना है। When solute particles dissociates or associates in solution, then they show abnormal colligative properties। क्लियर है कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, जो भी हम लोग थ्योरेटिकली निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जाएगा वो दोनों मैच नहीं करेगा। ठीक, दोनों मैच नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा हम बोल देते हैं, अब तो लिख दिए, छोटा ध्यान देना है। मैंने लिखा है कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स, ठीक, इन सॉल्यूशन, देन दे शो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब भी पानी में या लिक्विड में जाकर के वो क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तो क्या शो करेगा, वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। चलो इसको लिख लो आप लोग, फिर हम बड़ा लिखते हैं, याद है हमें बड़ा लिखना है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो डिफर कर जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। क्लियर। दो ही केस हो सकता है, या तो ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस ज्यादा कम के लिए एक फैक्टर बनाया गया, उसको बोलते हैं वैन टॉप फैक्टर, जो बताता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटल वाली बढ़ी है या घटी है। ध्यान देना है। केस वन क्या हो सकता है, क्लियर ध्यान देना है। केस वन मतलब कि ये ऐसा हो सकता है
कि जो हमारा Cp एक्सपेरिमेंटल है वो ज़्यादा आ जाए किससे, Cp थ्योरेटिकल से। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि Cp एक्सपेरिमेंटल कम आ जाए Cp थ्योरेटिकल से, हाँ या ना। तो जब ज़्यादा आएगा, ध्यान देना है, जब ज़्यादा आएगा तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग कि इसमें डिसोसिएशन हुआ है। क्या हुआ है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन हुआ तभी तो पार्टिकल ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, और कम हो गए तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर एसोसिएशन हो गया। क्लियर, ज़्यादा तो डिसोसिएशन, कम तो एसोसिएशन। अब इस प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व करने के लिए, अब चूंकि सारा चीज नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फैक्टर लाया गया जिसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आई। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना, आई इज इक्वल टू क्या होता है, Cp एक्सपेरिमेंटल, क्या होता है, Cp एक्सपेरिमेंटल अपॉन Cp थ्योरेटिकल। ठीक, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Cp एक्सपेरिमेंटल अपॉन Cp थ्योरेटिकल। क्लियर, थ्योरेटिकल क्लियर है। आई क्या है, आई को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहां पे, वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर, क्या बोल रहे हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, ध्यान देना है, फायदा ये हुआ, ध्यान दीजिए बच्चा लोग, फायदा ये हुआ कि अगर हमें Cp एक्सपेरिमेंटल निकालना है तो बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि I इंटू क्या कर देना है, Cp थ्योरेटिकल, I इंटू Cp थ्योरेटिकल कर देना है बस। जैसे I मल्टीप्लाई करेंगे थ्योरेटिकल में तो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों में आंसर सेम आने लगेगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है यहां तक, इसको आप जल्दी से लिख लो फटाफट। ये डिसोसिएशन और ये है एसोसिएशन का केस। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिए हो तो डन लिखो, जल्दी से फटाफट आगे बढ़ा जाए। हाँ, आई क्या होगा, अभी उसी के बारे में तो चर्चाएं होंगी, आई क्या होगा। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, बोलो बच्चा लोग, वेरी गुड। तो अब आई क्या होगा, आई बस ध्यान देना है, आई क्या होगा, आई जो है इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है। अच्छा, उसको उससे पहले ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आई है, क्या आई है, 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि Cp एक्सपेरिमेंटल आपका ज्यादा है किससे, Cp थ्योरेटिकल से। ये बड़ा ये छोटा, तभी तो आई ज्यादा आएगा। मान लो ये 10 है और ये 2 है तो 5 आ जाएगा आई। क्लियर है कि नहीं, तो जब ये बड़ा होता था तो क्या केस था बताओ, डिसोसिएशन का। क्लियर है कि नहीं, यानी कि आई की वैल्यू जब ज्यादा आएगी 1 से, क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, सेकेंड, आई इज इक्वल टू, अगर आई लेस देन 1 हो जाए बच्चा, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल वाली जो वैल्यू है आपकी वो कम है किससे, थ्योरेटिकल वाली वैल्यू से। इसको क्या बोलेंगे आप, एसोसिएशन। क्लियर है। अच्छा, थर्ड, अगर आई इज इक्वल टू 1 आ गया तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल सीपी, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मल सीपी शो कर रहा है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। जल्दी से फटाफट इसको लिखो आप लोग, फिर हम आई कैसे निकालती इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो फटाफट, जल्दी से बच्चा लोग। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना। जल्दी करो बच्चों फटाफट एकदम, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ध्यान देना है थोड़ा सा इस पे।
इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सीपी एक्सपेरिमेंटल और सीपी थ्योरेटिकल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ, जैसा था वैसे रहा। जैसे चीनी पानी में डाल दिए, ग्लूकोज डाले तो वो डिसोसिएट एसोसिएट होता नहीं है, जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, NaCl डाल देंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, कुछ और चीज़ डाल देंगे तो एसोसिएट हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, और ये बात क्लियरली डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका चिंता नहीं करना कि पता कैसे चलेगा सर कि डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, इसमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि सर आप बता दीजिए कौन कौन डिसोसिएट होगा, सर आप ये भी बता दीजिए कौन कौन एसोसिएट होगा, सर आप ये भी बता दीजिए कि कौन ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा, यानी कि जैसा रखेंगे वैसा ही रहेगा। ये आपके चिंता का विषय नहीं है। क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखेगा कि ये डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, साफ साफ दिख जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और कैलकुलेशन ऑफ आई के बारे में बातचीत करते हैं। अब मेन आई ही पता चल जाएगा तभी तो हम सब कुछ निकाल पाएंगे। अगर आपको आई मिल गया तो आप क्या करोगे? ठीक है, आई मिल गया तो क्या करोगे आप? बाकी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसको सही कर लोगे। सिर्फ क्या करना है, थ्योरेटिकल में आई से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो अब जो सीपी एक्सपेरिमेंटल आएगा आपका, जैसे वो क्या करना था आपको, आई इंटू सीपी थ्योरेटिकल करना है। क्लियर है कि नहीं? तो आपके पास पहला क्या है, RLVP है। ठीक है कि नहीं? RLVP में क्या करना है, आर से आई से मल्टीप्लाई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बता दो, एक्सपेरिमेंटल के, यानी कि आई के भी इंटू मोलैलिटी। ये हो गया, हाँ या ना? ये अब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों बराबर हो गए। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है, डेल्टा टीबी। क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई कर देना है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। मेरी बात समझ में आ रही होगी। थर्ड डेल्टा TF, बस आई से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है कि नहीं? फोर्थ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, आई से मल्टीप्लाई करना, आई CRT। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज और ध्यान देना है। अच्छा, अभी भी हम ये नहीं बताए हैं कि बच्चा आई कैसे निकालोगे, बस अभी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए ताकि एक जगह पर आपका ये कलेक्टेड रहे, ताकि आपको पता चल जाए कि अब कैसे निकालेंगे, अब फॉर्मूलों को कैसे यूज करेंगे। तो अब जो फॉर्मूला है आपका, अब किस केस में, एबनॉर्मल वाले केस में, वो क्या हो जाएगा, बस सब में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपका कोई लफड़ा ही नहीं आएगा। तो अब ये सब लिखने के बाद हमारा सीधा सीधा एक ही काम रहेगा कि हम लोग आई कैलकुलेट करना सीख लें, बाकी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर RLVP बच्चा आप ये भी लिखते हो, RLVP इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, याद आ रहा है कि नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म में भी लिखते हो, याद करो ये बात, हाँ या ना? तो इसको कैसे, ये तो अभी थ्योरेटिकल टर्म में है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, इसको कैसे सही करेंगे? तो याद करो RLVP इज इक्वल टू जो ये है, इसको लिख सकते हैं, यहां पर अगर आई से कोई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देगा तो गलत कर देगा। वो क्यों गलत कर देगा, ध्यान देना है, क्योंकि सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन इक्वल टू सॉल्यूट का मोल, फिर सॉल्यूट का मोल और फिर सॉल्वेंट का मोल, यही होता है, हाँ या ना? मोल किसका चेंज हो रहा है, सॉल्यूट का, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ चेंज होगा ना, सॉल्वेंट का तो हो नहीं रहा। अगर आप सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देते तो सिर्फ इस पे मल्टीप्लाई होता, इस पे नहीं होता, तो आंसर गलत आता आपका, हाँ या ना? तो क्या करना है, तो करेक्टेड, ठीक है, करेक्टेड RLVP क्या आएगा, RLVP क्या आ जाएगा बता दो बच्चा फटाफट। करेक्टेड RLVP इज इक्वल टू आई इंटू एन सॉल्यूट अपॉन आई इंटू एन सॉल्यूट प्लस, इसमें नहीं करना है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, हाँ या ना? आई से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ही तो चेंज हो रहा है, वहीं चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों,
तो फटाफट इसको लिख लो। बाकी इन सब में कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा अगर इस पे मल्टीप्लाई करते तो यानी कि सिर्फ ये इसमें जाके मल्टीप्लाई होता, इस पे नहीं होता। चेंज तो दोनों हुआ है, चेंज तो दोनों हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें भी करना पड़ेगा, साथ साथ इसमें भी करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दो फटाफट आप लोग। ये सारी बातें क्लियर है? अब हम लोग पास एक ही बात बची हुई है कि आई कैसे निकालेंगे। जल्दी बता दो फटाफट आप लोग। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। इसको आप लोगों ने लिख लिया? बोलिए, आप लोगों ने लिख लिया इसको, हाँ या ना? डन, ठीक। अब हम लोग आई को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैन टॉप फैक्टर, वैन टॉप फैक्टर यानी कि कौन है वैन टॉप फैक्टर? आई भाई साहब के बारे में बातचीत चल रही है, वहीं अब हीरो है। अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों ढेर सारे, मतलब समझो कि सॉल्यूशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम तो डिसोसिएट एसोसिएट तो होगा ही होगा। तो यानी कि वो इसी पे बेस, बस करना कुछ नहीं है, बस आई निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। वैन टॉप फैक्टर आई के बारे में बातचीत चल रही है। ये आई मैथ्स वाला आई जितना इंपॉर्टेंट है ना, मैथ्स वाला कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा, उस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी फैक्टर है, एक तो बढ़िया फैक्टर है, ध्यान दीजिए। आई इज इक्वल टू सब चीज किसके ऊपर डिपेंड कर, नंबर के ऊपर ही डिपेंड कर, नंबर ऑफ मोल चेंज हो जा रहा है। तो है क्या कहानी? आई इज इक्वल टू जो है फाइनल मोल अपॉन इनिशियल मोल। आई क्या है? फाइनल मोल, जिसको हम एन एफ बोल देते हैं, और अपॉन एन आई इनिशियल मोल, यही हमारा आई है। क्लियर है? ठीक है। आई इज इक्वल टू, एक चीज और ध्यान देना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बच्चा, जब आप 50 ग्राम कोई चीज डालोगे पानी में तो मास तो 85 ग्राम रहेगा, हाँ या ना? लेकिन अगर डिसोसिएट हो गया तो चेंज क्या हो रहा है? नंबर। क्लियर है? क्या चेंज हो रहा है? उसका नंबर चेंज हो रहा है। तो मास तो सेम है, ध्यान दीजिए, मास तो सेम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा नंबर ऑफ मोल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के ऊपर। क्लियर? किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के ऊपर। समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ या ना? तो यानी कि अगर एन इनिशियल, अगर हम ऐसे लिखें एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम एम बोल देते हैं, तो एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल। ठीक, एम इनिशियल को हम लोग बोलते हैं एम इनिशियल, यानी कि जो NaCl मान लो कि डाले हो आप, तो NaCl का आप जानते हो मोलर मास कितना होता है? 58.5, इसका 23, इसका 35.5। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ध्यान देना है, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है। और एम फाइनल को बोलेंगे बच्चा एब नॉर्मल मोलर मास, एब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है कि नहीं? सच्चाई यही है। बस हम लोग एक क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए नया नाम गढ़े हैं। क्या नाम है? एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? क्या नाम है? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? आई इज इक्वल टू एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल, या क्या बोल सकते हैं इसको? एम, ध्यान दीजिए, एम नॉर्मल अपॉन एम एबनॉर्मल। क्लियर है? मान लो क्वेश्चन में आपसे बोल दिया कि बताओ एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा इसका, NaCl का, तो क्या करेंगे हम लोग? आई निकालेंगे उसका।
नॉर्मल पता ही है, नॉर्मल तो फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपके पास कोई भी चीज है, कुछ भी, जैसे CaCl2 है, ठीक, तो CaCl2 में ये कितना है 40, Cl2 का कितना हो जाएगा 2 × 35.5, क्लियर। तो 40 + 71 1 और ये 111 जो है वो क्या हो गया इसका नॉर्मल मास। तो नॉर्मल डालेंगे, एब नॉर्मल निकाल लेंगे। आई पता करना है, एब नॉर्मल पता चल जाएगा। तो एब नॉर्मल आपको बस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होता है, नॉर्मल तो आपको फॉर्मूला से पता चल ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ये पता है, आई पता है, एब नॉर्मल निकल जाएगा। ये तो काफ़ी आसान है, एन फाइनल एन इनिशियल निकालना, क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। तो अगर आपको फाइनल मोल पता चल गया, इनिशियल तो पता ही है, तो अब क्या निकाल लोगे आई। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल अगर लिया जाए, जैसे कि NaCl है, ठीक, NaCl किस में टूट जाता है Na+ और Cl- में। इनिशियली यानी कि एट t = 0 इसका 1 मोल लिया गया, ठीक है, तो ये 0 0 था। एट t = Tc यानी कि जब कंप्लीट हो गया तो ये 0 हो गया और ये 1 मोल और ये 1 मोल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, अब देखो, ध्यान देना, इनिशियल मोल कितना है, इनिशियल मोल क्या है, एन इनिशियल जिसको बोल रहा है 1, यही तो इनिशियल ही है। और फाइनल कितना हो गया, फाइनल मोल कितना हो गया 1 + 1 इसका प्लस इसका 2 मोल हो गया, हाँ या ना, कितना हो गया 2 मोल हो गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। हमको मिटाना पड़ेगा बच्चा, ये सब मिटाना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको ये मिटाना पड़ेगा, तब तो हम ये समझा पाएंगे, नहीं तो छोटा छोटा दिखाई देगा। अगर ये लिख लिए हो आप लोग तो डन लिखो, जल्दी से जल्दी करो, डन लिखो, ताकि इसको हम काट करके, इसको मिटा करके हम ऊपर लिखें, छोटा दिख रहा है। डन, ठीक है, डन है सब किसी का। वेरी गुड। देखो ध्यान देना, हम NaCl लिए थे, NaCl बच्चा डिसोसिएट करता ही है, सबको पता है, Na+ में और Cl- में। मैंने बोला था, ध्यान दीजिए, मैंने बोला था टाइम t = 0 पे बच्चे, यानी कि शुरुआत में, टाइम t = 0 मतलब एकदम शुरू में इसका 1 मोल लिया गया, यानी कि इनिशियल मोल कितना है इसका 1 मोल। आपने 1 मोल लिया, डाला, 1 मोल लिया, ये 0 है, ये 0 है। टाइम t = Tc यानी कि जब वो पूरा घुल घाल गया, पूरा डिजॉल्व हो गया, ये 0 हो गया, पूरा का पूरा टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, ये 1 मोल बन जाएगा और ये 1 मोल बन जाएगा। थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रिएक्शन का, कैसे डिसोसिएट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो यहाँ पर 2 लगा होगा तो कितना मोल बनता, 2 मोल बनता, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, तो आपसे पूछूं मैं कि बच्चा बताओ आप, इनिशियल मोल कितना है, जिसको हम लोग एन इनिशियल बोल रहे हैं, 1 मोल है ना, आया ना। और मैं आपसे पूछूं कि फाइनल मोल कितना है, जिसको एन फाइनल बोल रहे हैं, कितना है 2 मोल है, क्लियर है कि नहीं। तो आपसे मैं पूछूं कि बताइए आई की वैल्यू कितनी है, कैसे बताएंगे आप बताएंगे एन फाइनल डिवाइडेड बाई एन इनिशियल, है कि नहीं। एन फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना है 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आई की वैल्यू आ गई 2, क्लियर। अब आपको अगर बाकी सब चीज निकालना है, ध्यान देना, बाकी सब कुछ RLVP निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, डेल्टा टी भी निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी वैल्यू आएगा उसमें जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। TF निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, मैं अगर यहीं आपसे पूछ देता कि बताइए इसका एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, क्या पूछे था मैं, इसका एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है, तो कैसे निकालते। आई पता चल चुका है, हाँ या ना, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल होता है आई, बस कर देना है मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या करेंगे, छोड़ेंगे, हाँ बस छोड़ेंगे। दोबारा भी टेस्ट है असाइन किया आपको देखने के लिए, ध्यान देना है। तो क्या करना है, अब हम लोगों को आई की वैल्यू पता चल चुकी है आपको 2,
नॉर्मल NaCl के लिए नॉर्मल मोलर मास कितना होता है 58.5 और एबनॉर्मल निकालना है m एबनॉर्मल, क्लियर है कि नहीं। तो m एबनॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए 8.25 ग्राम, क्लियर है। ये बन गया इसका एबनॉर्मल मोलर मास, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज पॉइंट आउट करने की बात क्या है कि जब भी डिसोसिएशन होगा आई की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जैसे आई की वैल्यू ज्यादा आएगी एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेटेड है ना, ठीक। एबनॉर्मल वाले की वैल्यू कम आएगी, यानी कि डिसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास कम आएगा, एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा आएगा, ठीक है। इसको फटाफट आप लोग लिख लो, और अगली क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो हमें व्हाट्सअप करेगा, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना होगा तो व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बहुत लंबा क्लास चला है ये सब, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।